स्वागत दोस्तों के सदा के सामने मौत चले सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ उनकी हत्या की कामना करने वाले व्यक्ति के साथ हो गया है जबरदस्त तरीके का खेला। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी ने कर दिया पूरा इलाज दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्लेन क्रैश के मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने ही मांगा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का इस्तीफा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और अचानक से किसने योगी आदित्यनाथ सरकार को लीगल नोटिस पकड़ा दिया है दोस्तों। और अचानक से एक और बड़ी अपडेट बिहार से सामने आई है, जहां पर नीतीश कुमार के करीबी नेता लालू यादव से 1.5 घंटे मुलाकात करने पहुंचे हैं दोस्तों। वहीं पर आनंद फानन में ठाकरे परिवार के दोनों भाइयों को साथ में आने से रोकने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने भी एक होटल में 3 घंटे की है मुलाकात। बताएंगे कौन कौन से नेताओं से मुलाकात की गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हत्या की कामना करने वाले व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर खबर सामने आती है गुजरात बीजेपी शासित राज्य से, जहां पर एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाता है दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई। तुरंत राहुल गांधी की ओर से जानकारी देते हुए इस पूरे मामले पर कहा गया कि मुझे काफी दुख हुआ है ये जानकर कि कई सारे लोगों की जान इसमें चली गई। और फिर राहुल गांधी लोकल प्रशासन के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, रिलीफ पहुंचाया जाए, रेस्क्यू करा जाए दोस्तों। राहुल गांधी की इस मांग के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही मांग की है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दोस्तों। लेकिन इस बीच मुस्लिम और दलित समाज के लोगों को दिन रात गाली देने वाले व्यक्ति अनुभव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के पोस्ट पर जाकर राहुल गांधी की हत्या की कामना करनी शुरू कर दी दोस्तों। आपको बता दें कि अनुभव गुप्ता नाम के इस व्यक्ति ने कहा कि तू भी चला गया होता उसी प्लेन में, मर जाता तू भी, जिंदा रह के तेरी संवेदनाओं से समाज में क्या कल्याण हो रहा है। यानी राहुल गांधी की हत्या की कामना करते हुए राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष दोस्तों संवैधानिक पद पर है, उनकी हत्या की कामना कर रहा है दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया दोस्तों। इसके बाद लोगों ने इस व्यक्ति से कहा कि अब तेरे खिलाफ जोरदार कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि तू डीएक्टिव करके आईडी भागेगा। इसके बाद थोड़ी देर के बाद खबर सामने आती है दोस्तों कि इसने अपना पोस्ट डिलीट कर लिया, लेकिन खबर ऊपर तक पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के एनएसयूआई के लीगल सेल के हेड ने नेशनल कन्वीनर ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वकील है प्रणव अरोड़ा, जो कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के नेशनल कन्वीनर भी है, उन्होंने कहा कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से सीधा संपर्क साधा दोस्तों और इसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। आपको बता दें कि अनुभव गुप्ता नाम के इस व्यक्ति की डिटेल में जानकारी निकलवाकर पुलिस को सौंप दी गई है दोस्तों। एफआईआर दर्ज कर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। उन्होंने आगे कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं और उनके हत्या की कामना करने वाले व्यक्ति ने लिमिट सारी पार कर दी है और ये पूरी तरीके से क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला बनता है। ऑनलाइन यानी ऑनलाइन आकर गाली देने और टारगेट करके हरासमेंट करने का मामला बनता है। इसके बाद उन्होंने बीएनएस की कई सारी धाराएं गिनवाई है जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैंने इस पूरे मामले को लेकर सारे कानूनी रास्ते अपनाए हैं और हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीगल टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है, यानी अब इसका बच पाना काफी मुश्किल है दोस्तों। और खबर इसलिए भी बड़ी थी दोस्तों क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की ओर से सवाल पूछा जा रहा था कि गृह मंत्री आतंकवादी हमले को लेकर कोई जवाब नहीं देते, इस्तीफा नहीं देते, रक्षा मंत्री घुसपैठ के मुद्दे पर कोई इस्तीफा नहीं देते या फिर जवाब नहीं देते, परिवहन मंत्री सड़कों के हादसों को लेकर कोई जवाब या फिर इस्तीफा नहीं देते, रेल मंत्री रेल के हादसों को लेकर जवाब ना तो इस्तीफा देते हैं और उड़ियन मंत्री विमान के हादसे को लेकर ना तो जवाब देते हैं ना ही अपना इस्तीफा देते हैं। ये एक पहले पुराना भारत हुआ करता था जब इन सारे मामले को लेकर मंत्री और सरकार से सवाल पूछे जाते थे दोस्तों। यानी अगर आप 11 साल पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में चले जाइए तो 9/11 के बाद कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था दोस्तों और रक्षा मंत्री AK एंटनी तक को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अभी कोई इस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा दोस्तों। खासकर गोदी मीडिया वाले लोग इस पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि 250 से ज्यादा लोगों की मौत के बावजूद अगर किसी की कोई जवाबदेही नहीं तय की जाएगी तो फिर ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से भी ऑफिशियल बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग करता हूं। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे वाली बातें हैं, सिर्फ दिखाने वाली चीजें हैं जिससे रोका जाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से किए गए इस पोस्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को गाली देने वाले और राहुल गांधी की हत्या की कामना करने वाले अनुभव गुप्ता को लेकर जब और ज्यादा डिटेल निकाली गई दोस्तों तो पता चला कि ये तो SC ST और दलित समाज के लोगों के साथ में मुस्लिम समाज को लेकर भी उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है दोस्तों। इसके बाद RLD के नेता और दलित समाज से आने वाले दलित नेता प्रशांत कनौजिया ने कहा है कि हम लोग इस बात का संज्ञान ले रहे हैं, हमने इसका पोस्ट देख लिया है, ये बाबा साहब अंबेडकर को भी गाली देता है, इसीलिए इसके ऊपर SC ST का मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है और हमने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द SC ST का मुकदमा ठोका जाएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से ऐसे व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा।
बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के भगदड़ के मामले को लेकर बीबीसी की रिपोर्ट के मद्देनजर लीगल नोटिस भेजा है। योगी सरकार को लीगल नोटिस भेजते हुए उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि केवल 37 लोगों की मौत हुई है, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट में 82 लोगों की मौत की खबर दी गई है और 26 लोगों को गैर कानूनी तरीके से 5-5 लाख रुपए कैश मुहैया कराए गए हैं। संभवतः अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि या तो बीबीसी गलत बोल रहा है या अधिकारी गलत बोल रहे हैं। अगर बीबीसी ने गलत रिपोर्ट दी है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और अगर अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है और लोगों को मूर्ख बनाया है और गुमराह किया है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब लीगल नोटिस का जवाब तो देना पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर योगी सरकार या तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए कि 82 लोगों की मौत का जो दावा बीबीसी ने किया है वो गलत है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है दूध का दूध पानी का पानी करने का दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में अचानक से खबर सामने आती है बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर लालू यादव के घर पर एक दिन के बाद राबड़ी आवास पर पहुंच जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी रहे और नीतीश कुमार के करीबी रणविजय सिंह। लालू यादव से लगभग 1.5 घंटे के आसपास की मुलाकात होती है दोस्तों। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं लालू यादव जी से मिलने के लिए गया था, उनसे उनका हालचाल जानने के लिए गया था और जन्मदिन की बधाई देने के लिए गया था दोस्तों। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर कोई किसी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए जाता है और वो भी लालू यादव जी जैसे बड़े नेता जो काफी बिजी रहते हैं, तो 1 घंटे का समय दिया गया दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट बात हुई होगी। सवाल ये है कि क्या ये अपने आप लालू यादव जी से मुलाकात करने के लिए आया हुआ है जनता दल यूनाइटेड का एमएलसी, या फिर दोस्तों नीतीश कुमार ने भेजा है। अब दोनों बातों पर चर्चा हो सकती है। आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए गठबंधन में औपचारिक तौर पर चुनाव लड़ते ना दिखे तब तक उनके पलटने के चांसेस पूरे होते हैं, ऐसे में दोस्तों बिहार को लेकर आप क्या भाव पा रहे हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का इस बात से हाथ पैर फूला हुआ है कि कहीं ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से आपस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई ना दे। दरअसल दोस्तों ठाकरे ब्रदर्स, जिसमें राज ठाकरे एमएनएस पार्टी के नेता और उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के नेताओं में आपस में बातचीत चल रही है दोस्तों। कई घंटे आपस में बातचीत हो चुकी है और यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो महाराष्ट्र की जनता विचार करेगी और जो महाराष्ट्र की जनता आदेश देगी वही होगा, यानी इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने गठबंधन की बात पर मुहर लगा दी है दोस्तों। ऐसे में खबर यह आती है कि अचानक से एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में शिवसेना और एमएनएस के बीच में गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करने की कोशिश की गई दोस्तों। और देवेंद्र फडणवीस लगभग 1.5-2 घंटे तक मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल के अंदर एमएनएस के नेता राज ठाकरे से मुलाकात करते नजर आए हैं दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे को अब आने वाले बीएमसी के इलेक्शन के मद्देनजर एक ऑफर दे रही है। कॉमन सी बात है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे से अलग रहने के लिए बोला जा रहा होगा, उद्धव ठाकरे से अलग रहकर बीजेपी से सपोर्ट लेने के लिए बोला जा रहा। कुल मिलाकर सबको पता है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यही बातें बीजेपी की हाथ पैर फुला रही है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यव्यापी नौकरी दो या तो सत्ता छोड़ो आंदोलन के तहत बिहार की राजधानी पटना के अंदर नियोजन भवन रोजगार और नियोजन भवन के पास सैकड़ों के तादाद में युवाओं और छात्रों ने संविदा कर्मियों के साथ मिलकर बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया है कि बिहार के युवाओं को या तो नौकरी दो या तो सत्ता छोड़ो। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें मौजूद थे दोस्तों और कन्हैया कुमार भी आए हुए थे और कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष उदय भानु चिप भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर डंके की चोट पर प्रोटेस्ट किया गया है दोस्तों। पूरे राज्य भर के अंदर कांग्रेस पार्टी का ये नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन चला है। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से और भी जनहित के मुद्दे और खासकर युवाओं के मुद्दे कांग्रेस पार्टी को निरंतर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सबको पता है कि बिहार एक युवा आबादी वाला प्रदेश है। साथ साथ दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रही है। कई सारी अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग तरीके की रणनीति लेकर मैदान में उतर रही है दोस्तों। लखनऊ से एक खबर सामने आती है जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दोस्तों। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लोक मोर्चा रखा गया और लोक मोर्चा के नाम से ही एक पार्टी का गठन किया गया है दोस्तों। एक तरीके से गठबंधन का गठन किया गया है जिसमें यूपी के अंदर एनडीए और इंडिया गठबंधन के सामने एक विकल्प देने की तैयारी चल रही है। तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है दोस्तों और 9 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर यह गठबंधन बनाया है दोस्तों। इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को मजबूत करने का दावा किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्वसहमति से स्वामी प्रसाद मौर्य को 2027 के चुनाव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है दोस्तों। लोक मोर्चा ने जो 9 दल शामिल किए हैं दोस्तों, उसमें जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य है उसका नाम है यानी अपनी जनता पार्टी। इसके साथ में राष्ट्रीय समता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री है, सम्यक पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजमणि सुवैया रॉय है जो संस्थापक है, तिपेंद्र प्रसाद पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं दोस्तों। जन सेवा दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजेश सिद्धार्थ, जिसके संस्थापक है डॉक्टर बीपी अशोक जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है दोस्तों। यानी पूर्व सांसद से लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व आईएएस अधिकारियों के द्वारा जो छोटी छोटी पार्टियां बनी है उन सबको एकजुट करके 9 पार्टियों का एक गठबंधन बना के उसका नाम लोक मोर्चा रखकर उसके नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया गया है दोस्तों। एक तरीके से तीसरा विकल्प देने की तैयारी चल रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी को भी साथ में
लेकर आना चाहते थे दोस्तों, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं पर लोगों ने सोशल मीडिया पर बोला कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के विमान मंत्री के ऊपर कब कार्रवाई होगी। दरअसल विमान मंत्री भारतीय जनता पार्टी के टीडीपी के नेता है दोस्तों, यानी टीडीपी ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपने पास में रखा है और मोहन नायडू इसके मंत्री है दोस्तों। इनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 शब्द जरूर लिखेगा कि आपको उम्मीद है कि उर्दू तक कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि देश के अंदर रेल के बड़े हादसे हो जाए या फिर भारत के अंदर आतंकवादी घुसकर लोगों की हत्या कर दे, ना गृह मंत्री ना रेल मंत्री किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती दोस्तों। तो अब इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। उड्डयन मंत्री विमान मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वे टीडीपी के नेता है। वैसे भी अगर कोई कार्रवाई करना चाहेंगे तो फिर हो सकता है कि बीजेपी की सरकार अस्थिर हो जाए दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि इस बार तो कोई एक्शन नहीं होगा, गारंटी के साथ कहा जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार में कितना बड़ा भी कांड हो जाए दोस्तों, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई मंत्री आगे नहीं आता और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। केवल जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके क्रेडिट लेने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर दिया जाता है, मोदी को आगे कर दिया जाता है। चाहे रेलवे के एक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना हो या फिर 2-4 ट्रेन चलानी हो, हर जगह नरेंद्र मोदी क्रेडिट लेते नजर आते हैं दोस्तों। चाहे एयरपोर्ट का कोई एक्सटेंशन करना हो, कोई नया टर्मिनल बनना हो, नरेंद्र मोदी तुरंत आकर क्रेडिट लेने लगते हैं दोस्तों। लेकिन जब इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा हादसा हो गया है तो जिम्मेदारी लेने वाला दूर दूर तक कोई नजर आता नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राजस्थान और गुजरात के अंदर ईडी ने लगभग दर्जन भर से ज्यादा जगह पर छापेमारी की है दोस्तों। खबर एक और बड़े धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों एक कंपनी जो राजस्थान में ऑपरेट करती थी और गुजरात में भी इसके कई सारे ठिकाने थे, वहां पर इस कंपनी ने जमकर धोखाधड़ी की है दोस्तों। राजस्थान के नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी पर राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वहीं पर मामले की शुरुआत नेक्सा एवरग्रीन कंपनी पर उस आरोप के साथ हुई है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि गुजरात के अंदर धोलेरा सिटी में लोगों से ज्यादा रिटर्न और जमीन के प्लॉट देने का वादा करके लोगों से 2700 करोड़ रुपए निवेश करवा लिए गए, लूट लिए गए, धोखाधड़ी कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद अब ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद अगर धोखाधड़ी इनसे नहीं रुका तो फिर अब छापामारी करके करेंगे ही क्या दोस्तों। और वैसे में ये बात तो फिक्स है कि पैसे तो वसूल होंगे नहीं, और अगर इनको सजा मिल भी जाती है अपराधियों को, तब भी जिन लोगों के पैसे डूबे हैं उतने 2700 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? क्या इस कंपनी को बेचकर आएंगे दोस्तों? और बेचने पर भी उतने पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये घपलेबाज कंपनी थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जब शुरू में बीजेपी की सरकार बनी तो 2 साल 3 साल 4 साल तक बीजेपी के लोग बड़े बड़े घोटाले और लूट को लेकर कहते थे कि पुरानी सरकार ने पैसा दिया था, पुरानी सरकार के स्कैम है जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब तो 11 साल बीत चुके हैं दोस्तों, अब भी जो स्कैम सामने आ रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई है क्या? जगह जगह विपक्ष के लोगों के यहाँ छापेमारी करने वाले ईडी वालों को थोड़ी भी भनक नहीं लगी कि इतना बड़ा कांड चल रहा है, और सीबीआई वालों को भी कुछ नजर नहीं आया दोस्तों। यानी विपक्ष के नेताओं पर तो छापा मारने के लिए तुरंत पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर आ जाते हैं, लेकिन जब जनता के पैसे की सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने का मामला सामने आता है तो एकदम चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। 2 शब्द इनके लिए भी जरूर लिखेगा दोस्तों। और कुछ दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा के अंदर पार्टी के दफ्तर में गए थे दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने पार्टी को गुटबाजी खत्म करने के लिए बोला था, लेकिन एक खबर हरियाणा सामने आई है, जहां पर हरियाणा के भिवानी में आयोजित कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हंगामा हो जाता है दोस्तों। ये मीटिंग नए जिला अध्यक्ष के नाम पर चर्चा को लेकर बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज चौहान कर रहे थे दोस्तों। बैठक के दौरान कई कार्यकर्ता मंच पर बोलने की जिद पर अड़ गए, माइक को लेकर खींचतान शुरू हो गई और एआईसीसी सचिव ने कहा कि हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। इसके बाद एक कार्यकर्ता तो सचिन चौहान से ही बहस करने लगा दोस्तों। कुल मिलाकर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन पता है कि अगर ये जद्दोजहद सही से कर लेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अच्छे तरीके से चुन लिए जाएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुन लिए जाएंगे, तो फिर सारा सिस्टम सही हो जाएगा। और जैसे ही संगठन मजबूत होगा वैसे ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जबरदस्त बाउंस बैक करेगी। 2 शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आई थी, जहां पर गोवा के अंदर एक हॉस्पिटल में घुसकर बीजेपी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ गुंडागर्दी की थी, विश्वजीत राणे ने दोस्तों। उसके बाद जब विश्वजीत राणे के खिलाफ मोर्चा खोला गया तो वो माफी मांगने लगे। इसके बाद अब एक और अपडेट सामने आई है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र के धुले के अंदर एमएनएस के कार्यकर्ता एसबीआई के ब्रांच पहुंच गए और वहां के अधिकारियों के साथ मारपीट करने लगे दोस्तों, और उनसे हिंदी बोलने के लिए मजबूर करने लगे दोस्तों। दरअसल बैंक यूनियन ने फैसला लिया है कि वो गोवा के डॉक्टर वाले रास्ते पर चलेंगे दोस्तों। यानी जैसे गोवा के डॉक्टरों ने बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री से माफी मंगवाया था, अब इसके बाद अब एमएनएस के इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से कहा गया कि ये भाषा के विवाद में किस हद तक जाना चाहते हैं, क्या हिंसा करना चाहते हैं। और एमएनएस के लोगों ने एसबीआई में ब्रांच में जाकर लोगों के साथ बदसलूकी की है, फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की है, हमारे स्टाफ को परेशान करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है जब इन एमएनएस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अगर ये तब भी ना माने तो फिर यूनियन को अपनी सामूहिक शक्ति का एहसास करवाना चाहिए दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ विजय रूपानी जो लगभग 5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों, उनका एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये 12 जून को प्लेन में बैठे हुए थे तब ये घटना हुई है। हालांकि दोस्तों ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन विजय रूपानी की मौत के बाद काफी ज्यादा निराशा है सोशल मीडिया के माध्यम से
लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया है। दोस्तों ऐसे अगर आप भी मानते हैं कि विजय रूपानी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गुजरात के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यकाल को अच्छे से निभाया था और इसके बाद ही बीजेपी को सत्ता में वापस से आने का मौका मिला। दोस्तों बंपर वोट बीजेपी को कहीं मिला था गुजरात के अंदर तो वो विजय रूपानी की वजह से मिला था, ये बात सब मानते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि विजय रूपानी एक अच्छे नेता थे और उनके मुंह से कभी भी आपने कुछ गलत बयान नहीं सुना होगा, केवल अपना काम करते रहते थे, चाहे वो बीजेपी में ही थे, लेकिन उनका एक चरित्र था जिसे लोग पसंद करते थे। दोस्तों ऐसे में विजय रूपानी के बारे में आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों साथ साथ उद्धव ठाकरे को छोड़ के अब पार्टी से जुड़ेंगे राज ठाकरे, चुनाव से पहले मिला निमंत्रण। खबर यह है दोस्तों कि संजय शिरसाट कहते हैं कि राजनीति में कई यू टर्न देखने को मिलते हैं, राजनीति में कब क्या हो जाए इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी पार्टी को मजबूत करने या उसका विस्तार करने के लिए ऐसे गठबंधन करने पड़ते हैं। हमने राज ठाकरे को पहले ही गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। वे अगर निकाय चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं तो उन्हें हमारे साथ महायुति के साथ आना चाहिए। हमारा यही अनुरोध उनसे होगा। यानी बीजेपी के नेता खुलेआम ऑफर दे रहे हैं एमएनएस के नेता राज ठाकरे को। दोस्तों इसी के साथ में रूबिका लियाकत कहती है कि ये क्या बेहूदगी है, 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, कई लोग गंभीर है। कर्नाटका सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का माहौल है, लोग जश्न में मशगूल है और गजब की असंवेदनशीलता है। ये बयान उनका चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के मामले में कई सारे लोगों की जान जाने के बाद आया था। दोस्तों इसके बाद उनका अभी तक अहमदाबाद के प्लेन क्रैश को लेकर कोई इस तरीके का बयान नहीं आया। दोस्तों इस पर लोगों ने कहा कि ये क्या बेहूदगी है, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 40 के लगभग घायल जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है और मीडिया सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछ रही है। गजब की असंवेदनशीलता है रूबिका लियाकत जी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये तथाकथित पत्रकार केवल ये देखते हैं कि सरकार किसकी है, उसके हिसाब से इनको गुस्सा आता है। दोस्तों अगर विपक्ष की सरकार होती है तो बहुत गुस्सा आता है, जबकि बीजेपी की सरकार होती है तो ये लोग जनरल सा स्टेटमेंट, जेनरिक स्टेटमेंट देकर बचने की कोशिश करते हैं। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा बहुत तेजी से उभर रहा है दोस्तों, ये मुद्दा है सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने की मांग या डोमिसाइल के रिजर्वेशन से जुड़ी हुई जिस पूरे मामले पर बिहार के अंदर जगह जगह प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। दोस्तों 5 जून को कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ता पटना में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब वोट दे बिहारी तो नौकरी मिलना चाहिए बिहार वालों को, यानी वोट दे बिहारी और नौकरी ले जाए बाहरी, तो ऐसा नहीं चलेगा। 100% रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, यानी बिहार के लोगों को बिहार के अंदर ही नौकरी मिलेगी, यानी जितनी भी नौकरियां बिहार में आएंगी वो बिहार के लोगों के लिए होगी। दोस्तों 100% बिहार के लोगों को नौकरी दी जाएगी। डोमिसाइल नीति अगर इस तरीके की लागू हो जाती है तो फिर इसका बुरा असर आसपास के कई इलाकों में देखने को मिलेगा दोस्तों। और ऐसे में अगर हर राज्य इस तरीके का फैसला लेंगे तो हो सकता है कि इससे बिहार के जो प्रवासी लोग हैं उनको भी नाराजगी दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोस्तों कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि वो 100% डोमिसाइल नीति के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार इस पर आनाकानी कर रहे हैं दोस्तों, उनकी पार्टी का कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं है। वहीं पर दुखद घटना को लेकर, यानी जो अहमदाबाद में घटना घटी है दोस्तों, से लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज के दुखद विमान हादसे और 6 जून 2025 को मेरी दिल्ली दुबई यात्रा के संदर्भ में मैंने चिंता जाहिर करते हुए माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू को पत्र लिखा है और पूरे मामले से अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि आज के हादसे और 6 जून की मेरी फ्लाइट जैसे मामलों में उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रशासनिक जांच कराई जानी चाहिए। सभी एयरलाइंस के उड़ानों से पहले अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने चाहिए। अगर एयर इंडिया जैसे वाहकों में तकनीकी दक्षता और स्टाफ की जवाबदेही या संकट प्रबंधन व्यवस्था यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था को बेहतर करने हेतु स्वतंत्र ऑडिट कराए जाने की जरूरत है तो ये भी होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों मंत्री को एक के बाद एक कई सारे लोगों ने सुझाव दिए हैं दोस्तों, हालांकि इन सुझावों पर काम करेंगे तब तो। और वैसे भी दोस्तों ये मामला पहली बार नहीं हुआ है, कई सारे ट्रेन के हादसे हो चुके हैं और आप लोग को याद होगा कि 11 साल में कितने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं दोस्तों। रेल की हादसों की तो बात ही अलग है दोस्तों, वहां तो कई लोग, कई 100 लोग एक साथ मारे जाते हैं, इसके बावजूद रेल मंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता और केवल रील चल रहा होता है रेल मंत्री का कि वो बहुत मेहनत करते हैं, घटना स्थल पर चले जाते हैं और उलझुल बातें चलती रहती है दोस्तों। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के अंदर रेल और एरोप्लेन दोनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। जो भी इनसे यात्रा कर रहा होता है वो काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहा होता है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबके सामने जारी की जानी चाहिए तो लिखेगा जरूर दोस्तों। साथ साथ के कविता अपने भाई केटी रामा राव को लेकर कहती है कि अमेरिका में क्या जश्न मना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हम जमीनी स्तर पर किसी भी बात का जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं। रामा राव वर्तमान में अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा पर है दोस्तों। केटी रामा राव केसीआर के बेटे हैं जिनकी बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं करीबी काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों। ऐसे में अगर ये कविता ये कह रही है कि लोगों के बीच में नजर नहीं आते हैं, सीधा मतलब यह है कि दोस्तों बीआरएस पार्टी का बीजेपी में विलय कराने को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर दिल्ली के अंदर आंधी, अंधेरा और आरोग्य मंदिर, दिल्ली में ज्यादातर व्यवस्थाओं का बुरा हाल है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद जो उनके वादे थे दोस्तों वो धरातल पर एकदम दिखाई नहीं देते हैं और यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी को अपने नेताओं से बातचीत करनी पड़ी है दोस्तों। लेकिन क्या इसका कुछ अंतर देखने को मिलेगा आपको दिल्ली में, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। खासा कुछ उम्मीद लोगों को है नहीं, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों जो पहले गाली
गलोच किया करता था, उल्टी सीधी बातें लोगों को बोला करता था, एक तरीके का ट्रोल की भूमिका निभाता था दोस्तों। और अब उनको दिल्ली चलाने के लिए दे दिया गया है। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ प्लेन क्रैश में एक्टर विक्रम मेसी के चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की मौत हो गई है दोस्तों। क्लाइव कुंदर दुर्घटनाग्रस्त हुई फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे दोस्तों। विक्रांत मेसी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए ये दर्दनाक जानकारी दी है दोस्तों। काफी बुरी खबर सामने आई है। सासा बक्सर के अंदर विधायक और एनडीए के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल चौगाई प्रखंड के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत 22 किलोमीटर लंबी सड़क के उद्घाटन के बाद सिलापट्ट तोड़े जाने की घटना सामने आई है। दरअसल एक सप्ताह पूर्व डुमराव के विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा ने विधिवत तरीके से इन सड़क के निर्माण का शुभारंभ किया था और उद्घाटन स्थल पर लगा अब सिलापट्ट गायब हो गया है दोस्तों। यानी एनडीए गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि यह हमारा विकास है, महागठबंधन के विधायक इस पर अपना हक जमा रहे हैं, ऐसा नहीं करने देंगे। शायद इन्हीं के इशारे पर यह सिलापट्ट हटाई गई होगी। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर किया बोल देना।